हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल दे चुके हैं, बिना देर किए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले झारखंड के वासियों को झारखंडी जोहार। झारखंड का हम लोग परिचय देखेंगे। झारखंड का परिचय में हम लोग झारखंड बनने का पीछे सारे परिचय को हम लोग समझेंगे। आदिवासियों का सदियों पुराना सपना था जो झारखंड के बनने से वो स्वीकार हुआ, क्योंकि आदिवासियों चाहते थे कि उनका एक अपना राज्य हो, वो अपने मांगों को पूरा तरह से रख सके। वो झारखंड के बनने से आदिवासियों का सपना हुआ स्वीकार। तब पहला पॉइंट यहाँ से आपको पता चल गया कि झारखंड बनने से आदिवासियों का सपना को स्वीकार, जो सदियों पुराना सपना था वो पूरा हो चुका है। अब इसमें हम लोग देखेंगे और भी बहुत कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड पर क्षेत्रीय राजा जो थे, इन पर बाहरी आक्रमण को भी बहुत तरीक़ा से हुआ और ये उनको आक्रमण को लड़ते रहे। तो इनमें जो आक्रमण जो हुआ है, जैसे में आप बात करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास कालखंड को हमको देखना पड़ेगा। पहले इतिहास कालखंड में सबसे पहले प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीन काल का मतलब ये इतिहास का कालखंड है। ये तीनों कालखंड में हम लोग पहले प्राचीन में जाएंगे। तो प्राचीन में उस समय जो क्षेत्रीय राजवंश थे, उनका नाम आता है गुप्तच राजवंश, और एक वो है शशांक राजवंश, जो प्राचीन काल में अधिक लंबे समय तक राजतंत्र मतलब राजशाही बने रहे प्राचीन काल का। लेकिन जैसे मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में हमारा सल्तनत काल आता है और मुगल काल आता है। इसमें बाहरी विदेशी आक्रमण भारत में आ चुके हैं और झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं पर अब आक्रमण होना प्रारंभ होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी कि क्षेत्रीय राजाओं पर आक्रमण शुरू होगा, क्योंकि मध्यकाल में सल्तनत काल है, मुगल काल है। ये दोनों से प्रभावित होकर के झारखंड को प्रभावित करेंगे। यानी कि सल्तनत काल में दिल्ली पर जो हुकामात यानी जो भी राज कर रहा है, उनका ध्यान झारखंड की ओर भी आना शुरू होगा। तो झारखंड पे भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत है, वो दिल्ली में पहली बार राजगद्दी के लिए लंबा संघर्ष चला। उसमें दिल्ली सल्तनत में कम से कम 5 वंश, जिनमें नाम है सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंश सल्तनत काल में दिल्ली पर गद्दी पर बैठे, लेकिन इनका ध्यान झारखंड की ओर नहीं गया। तो पहला कारण बताया जा रहा है कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो लंबा था, और दूसरा है कैमूर की पहाड़ियाँ। ये दोनों ने झारखंड को भौगोलिक क्षेत्र सीमा ऐसा है कि वो दोनों झारखंड को बचाया। इसलिए यहाँ पे ध्यान किसी को गया नहीं।
क्योंकि सल्तनत काल में दिल्ली पर बैठे जो भी राजगद्दी पर बैठे उनका वर्चस्व पूरा भारत में कम बेस होता था। तो झारखंड पर भी हो तो कम बेस उसका उस पर भी हस्तक्षेप होगा, यानी उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। झारखंड पर भी प्रभाव पड़ेगा, पूरा भारत में झारखंड भी तो आता है तो उससे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये दो भौगोलिक जो पर्वत श्रृंखला जो थे, पहाड़ थे, ये दोनों बचा के रखे। उसके बावजूद भी यहाँ पे जब सल्तनत काल चला, उस काल में छोटा मोटा छुटपुट क्रांतियाँ हुए, जिनमें क्रांतियाँ जो हुई वो पहला क्रांतिया वीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर क्रांति हुआ। दूसरा क्रांति हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर हुआ। यानी आक्रमण थोड़ा बहुत तो चलता रहा। एक आक्रमण उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति के द्वारा संथाल परगना पर हुआ। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत काल था उस समय उतना ज़्यादा आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन 3 आक्रमण को दर्शाया जा रहा है सल्तनत काल में। सल्तनत काल 300 वर्ष के कालखंड को बताता है। 300 वर्ष तक कालखंड चला। उस कालखंड में ये केवल 3 आक्रमण, सिंहभूम का आक्रमण, हजारीबाग पर आक्रमण और संथाल पर आक्रमण, उतना बड़ा आक्रमण 300 साल तक सल्तनत काल में नहीं हुआ। भौगोलिक स्थिति भी था, विंध्याचल का पर्वत श्रृंखला और ये कैमूर का पहाड़ियाँ, और दूसरा आप देख ही रहे हैं कि ये दिल्ली सल्तनत काल में गद्दी को लेकर के कि दिल्ली पर कौन बैठेगा उसके लेकर के लड़ाई चल रहा था। तो वहाँ पे वहाँ पे उसी की वजह से सल्तनत काल में कोई राजा लंबा समय तक कोई भी एक वंश का राजा कोई लंबा समय तक टिकेगा तभी तो शासन को पूरा भारतवर्ष में कायम कर पाएगा। तो दिल्ली सल्तनत काल में कोई भी राजा लंबा समय तक उसका टिक ही नहीं पा रहा था। उसका वंशज जैसे एक राजा है, उसका वंशज राजा बनेगा तो लंबा समय तक जब चलेगा वो वंशज, तभी तो नियमावली बनेगा। अब वो राजा अपने कार्यकाल मृत्यु के बाद उसका वंशज खत्म, यानी कि कोई पूरा क्रांति पूरा युद्ध के दौरान वो अपना गद्दी को खो गया, दूसरा कोई बैठ गया, फिर कोई दूसरा को आ रहा लड़ने के लिए, फिर वो बैठ गया। इससे क्या होगा कि गद्दी को लेकर लड़ाई होते रहा 300 साल तक सल्तनत काल में, उससे कोई अस्थायी राजा बन नहीं पाया लंबा समय तक। तो फिर वो भारत में पूरी अपना शक्ति को पूरी कायम नहीं कर पाया। झारखंड उससे बचा रहा। झारखंड की भौगोलिक स्थिति भी है, उसको बचा कर रखा। वहाँ पे बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं हो पाया। विंध्याचल के पर्वत और कैमूर की पहाड़ियाँ। उसके बाद आता है मुग़ल काल, जिसमें बाबर का दिल्ली पर बैठना। मुग़ल काल, बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन बाबर भी बेचारा वो भी संघर्ष करते रहा गद्दी को बचाने को लेकर के। इससे पहले बहुत सारे थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश और ये सैयद वंश और ये लोधी वंश, ये भी अपने गद्दी को बचाने के लिए संघर्ष किए। उसी तरह बाबर भी जब गद्दी पर बैठा, ये था मुग़ल काल इसको बोलते हैं। जब बाबर गद्दी पर बैठा, ये मुग़ल काल। अच्छा, बाबर के समय ही मुग़ल काल क्यों बोला गया? इसके पीछे का कारण ये है कि मुग़ल काल इसलिए बोला क्योंकि बाबर का जो जन्म हुआ है, इनके माता जो थी मंगोलियन थी, इनके पिता अफ़गानी थे। दोनों का मिक्सचर बाय प्रोडक्ट बाबर हुआ। बाबर को इनके माता का सर्वश्रेष्ठता की वजह से, मंगोलियन बहुत पहले बहुत ही खतरनाक होते थे, इनके माता के सर्वश्रेष्ठता और बाबर का गुण माता के वंशज से मिलते जुलते थे, क्योंकि बाबर खूंखार खतरनाक लड़ाकू जैसा थे। इससे पहले मंगोलियन का इतिहास देखो तो वो भी बहुत बड़ा लड़ाकू खूंखार थे। इस वजह से बाबर को मंगोल के वंशज होने की वजह से मंगोल को लोग तुर्कमेनिस्तान में मुग़ल कह के पुकारते थे। तुर्कमेनिस्तान में बाबर का जन्म हुआ था
वहाँ पे मंगोल कह के मंगोलियन को पुकारते थे, मुगल कह के मंगोलियन को पुकारते थे, इसलिए मंगोलियन होने की वजह से इसको मुग़ल लोग कहने लगा। और इस बाबर के समय ही मुग़ल काल का नामकरण होना शुरू किया, क्योंकि बाबर मंगोलियन के जैसा ही मतलब वीर पुष्ट लड़ने में उसी तरह थे, तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया, मुग़ल। यानी मुग़ल काल यानी बाबर को मुग़ल काल से, मुग़ल काल यानी कि बाबर को हम मान सकते हैं, बाबर के समय से दिल्ली गद्दी पर बैठा। अब बाबर के बाद बाबर बेचारा वो भी संघर्ष कर रहा था गद्दी को लेकर के, तो वो भी उस बाबर के समय भी कोई बड़ा झारखंड पर कोई हस्तक्षेप यानी बहुत बड़ा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं के समय भी वो भी दिल्ली की गद्दी के लिए संघर्ष कर ही रहा था, आसपास के क्षेत्र से उनका लड़ाई चल ही रहा था। तो वो भी बहुत बड़ा क्षेत्र मतलब रणनीति पूरा बना नहीं पाया, अपना शक्ति को पूरी लड़ने में ही लगा दिया, क्षेत्रीय विस्तार नहीं कर पाया, झारखंड ऐसा जैसा क्षेत्र पर कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पाया। यानी उस समय झारखंड स्वतंत्र था, वहाँ के राजा झारखंडी राजा जो थे वो स्वतंत्र रूप से अपना क्षेत्रीय राजतंत्र चल रहा था, जैसे वैसे चल रहा था, कोई दिक्कत वहाँ नहीं था। झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था, बाहरी आक्रमण कोई हो ही नहीं रहा था यहाँ। उसके बाद आया हुमायूं के बाद आया अकबर। हुमायूं के बाद अकबर आएगा। जो अकबर आया तो अकबर ने क्या किया कि उसके पिता हुमायूं थे, अकबर के पिता कौन, हुमायूं थे। हुमायूं वो बेचारा लड़ते लड़ते संघर्ष करते अपने विरोधी से लड़ा। हुमायूं के पिता बाबर वो बेचारा अपने विरोधी से लड़ा, तो उनका विरोधी अकबर के समय विरोधी ज़्यादा बचा नहीं था। अकबर स्वतंत्र था, अब वो पूरा भारतवर्ष में अपना शक्ति को कायम यानी कि मजबूती के साथ बढ़ाया, और उन्होंने अपने कमियों को देखा कि लोग हमसे दुख क्यों पहुंचता लोगों को, तो जजिया कर जैसा कर था वो उसको हटा करके सभी लोगों को खुशी, सभी धार्मिक स्वतंत्रता को, जजिया कर वैसा कर होता है जो गैर मुस्लिम को कर देना पड़ता था। जैसे हिंदू लोगों को अपना धर्म को बचाने के लिए उससे टैक्स लिया जाता था, यानी कि अपना हिंदू धर्म है, तुम अपना बचाना है तुमको, तो उसके लिए टैक्स दो। तो हिंदू लोग से टैक्स लेता था, तो हिंदू लोग जब टैक्स देते थे अपना धर्म को लिए, तो उसको लगता था कि ये राजा ठीक नहीं है। तो अकबर के समय ने ये कमियां जो था उसको दूर कर दिया गया, यानी कि जजिया कर जो था धार्मिक कर लगता था उसको हटा दिया गया। धार्मिक कर को जब हटा दिया गया तो धार्मिक लोग सभी लोग खुश हो गए। किसान को ज़्यादा कर 10 साल व्यवस्था लाया गया, 10 साल में एक बार उसको कर लेने का मतलब रखा गया कि आप 10 साल व्यवस्था में कर हमको दीजिएगा। तो अकबर के समय 10 साल व्यवस्था भूमि में लाया गया, यानी कृषि में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया, किसान को फ़ायदा दिलाया गया। जब किसान खुश, उन्हें धार्मिक लोगों को जो भड़का हुआ था वो लोग भी खुश, तो बोला कौन अच्छा राजा है, ऐसा राजा तो सदियों में मिलते हैं। इसलिए अकबर का शासनकाल में सभी लोग खुश थे। अकबर के शासनकाल में झारखंड पर हस्तक्षेप होना शुरू हो गया, क्योंकि वो अब सभी लोगों को खुश कर रहे थे, तो उनको चाहिए था टैक्स, पैसा नहीं मिलेगा तो अपना राजमहल को, अपना सैनिक को, अपने राजमहल के अंदर जो काम करने वाले नौकरशाही है उसको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो टैक्स के रूप में झारखंड पर भी हस्तक्षेप हुआ। झारखंड के लोगों ने भी टैक्स देना मंजूरी नहीं किया था, लेकिन अकबर अपने सैनिक दल बल के साथ उनको दबाया ताकि फिर भी पैसा देना शुरू किए। यानी अकबर के काल में झारखंड पर हस्तक्षेप शुरू हो गया था। अकबर शासनकाल में झारखंड के क्षेत्रीय राजा जो थे उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया था। और झारखंड के क्षेत्रीय राजा कौन थे? प्रारंभ में जो छोटा नागपुर के नागवंश थे, और ढालभूम के ढाल वंश थे, और ये आपका चल जाओ इधर पलामू का रक्सिल वंश, बाद में रक्सिल वंश को खत्म मतलब विनाश करके उस चेरों ने आक्रमण किया, चेरों का वर्चस्व बढ़ा, रक्सिल वंश खत्म हो गया, फिर चेरो वंश आया, पलामू का चेरो वंश नाम सुने होंगे।
इस चेरो वंश से पहले रक्सेल वंश को ख़त्म कर दिया, चेरो वंश अपने आप को बढ़ावा दिया। तो ये सभी राजा जो थे उस समय झारखंड के क्षेत्रीय राजा थे। जब अकबर चल रहा था शासनकाल, उस समय ये लोग पर प्रभाव पड़ा, ये लोग टैक्स देना शुरू किया। किसको देना पड़ा? अकबर को। उसके बाद अकबर की मृत्यु हुआ, मतलब अकबर लगभग 50 साल तक अपना राजतंत्र को चलाया। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर ने भी राजतंत्र को चलाया। उसके बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ ने भी अपना राजतंत्र चलाया। उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब ने भी राजतंत्र चलाएगा। औरंगजेब के काल में झारखंड भी सब चल रहा था नियमित, जैसे चल रहा था वैसे सब टैक्स दे रहा था। नहीं, औरंगजेब ने एक चीज़ गलती किया, सब चीज़ ठीक चल रहा था लेकिन औरंगजेब गलती ये किया कि जजिया कर दोबारा से स्थापित किया। जो धार्मिक स्वतंत्रता लोगों में थी उसको दोबारा से क्या किया? लागू किया। यानी धार्मिक स्वतंत्रता को ख़त्म करके जजिया कर को लाया। जजिया कर वैसा कर है जो गैर मुस्लिम को ज़्यादा प्रताड़ित करता है, उससे टैक्स लेता है। जैसे हिंदू धर्म से टैक्स लेगा, मुस्लिम धर्म से टैक्स नहीं लेगा। ऐसा जब कर लगा दिया तब गैर मुस्लिम जो थे वो लोग गुस्सा हो गए। जो मुस्लिम थे उसके लिए तो अच्छा था क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो मुग़ल काल है, यहाँ से लोगों में अब जिस तरह से अकबर अपना मुग़ल काल को बचा के, मुग़ल काल में अकबर अच्छा था, लेकिन उसी पीढ़ी दर पीढ़ी जब एक राजा ख़त्म हुआ, अकबर ख़त्म हुआ, जहांगीर ख़त्म हुआ, राजा की मृत्यु हुआ, तब शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया। तो औरंगजेब ने आक्रोश बहुत ज़्यादा था, वो हिंदू के प्रति एकदम कट्टरता हो गया। हिंदू को पूरी मतलब उसको नाक में रगड़ नाक काटने पर लगा हुआ था। यानी कि पूरा इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहा था, हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा था औरंगजेब। तो सभी भारतीय लोग, हिंदू ज़्यादातर भारतीय हिंदू थे, वो लोग आक्रोश आ गए, गुस्सा में आ गए। अब वो लोग मना रहे हैं कि औरंगजेब ख़त्म होगा, मुग़ल काल ख़त्म करेंगे। यानी कि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया था। और कहीं न कहीं इसका परिणाम जैसे औरंगजेब ख़त्म हुआ, उसके बाद सभी लोग खुश तो हो गए। और फिर जजिया कर धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब जितना कट्टर था, जितना खूंखार था, उतना मजबूत कोई भी शासक नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत सारा शासक बने, बहादुर शाह बने, जहादार शाह बने, फारूक सियर शाह बने, मोहम्मद शाह बने, अहमद शाह बने, आलमगीर द्वितीय बने, शाह आलम द्वितीय बने, अकबर द्वितीय बने, बहादुर शाह द्वितीय, जाफ़र बने। ये सभी राजा बनते गए, लेकिन इनमें वैसा खूबी नहीं हुआ। अब इसके पीछे कारण बताते हैं आपको। औरंगजेब की मृत्यु हो चुका है। अब मृत्यु होने के बाद जो बहादुर शाह थे वो उतना खूंखार नहीं थे। अब लोगों, जैसे औरंगजेब मृत्यु हुआ तो लोगों ने बहादुर शाह को चारों पट्टी से घेर लिया था। अब बहादुर शाह अपने डिसीजन, राजा मतलब होता है कि डिसीजन लेना, काम करना। ये बहादुर शाह जफर रंगलीला रासलीला कर रहा है। राजा मतलब ये सभी थोड़ी होता है। और ये करने लगा, इस वजह से क्षेत्रीय आसपास के लोगों ने इसको घेरना शुरू किया। घेर करके इसका शक्ति को, जो शक्ति मजबूत औरंगजेब के शासनकाल में मौजूद शक्ति था वो कमज़ोर हो चुका था। अब कमज़ोर हो गया था, धीरे धीरे क्या हुआ, फारूक सियर ने, अब उधर देखो अंग्रेज़ का भी एंट्री हो चुका है 1600 ईस्वी में। वो खाली इंतज़ार कर रहे थे कि औरंगजेब का जो कार्यकाल है राजा ख़त्म कब होगा, क्योंकि औरंगजेब ऐसा राजा था 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब जब तक था तब तक एक भी अंग्रेज़ का ताकत नहीं था कि वो भारत में एंट्री करे या एंट्री करके वहाँ पे अपना वर्चस्व को पूरा करे। अंग्रेज़ कभी नहीं, जब तक औरंगजेब था तब तक अंग्रेज़ का ताकत नहीं था कि वो अपना विस्तार बढ़ाए। तो जैसे ही औरंगजेब ख़त्म हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ ने भी अपना विस्तार बढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1707 के बाद 1713 में फारूक सियर द्वारा अंग्रेज़ को और मराठाओं को अनुमति मिल गया था
अंग्रेज को और मराठाओं को अनुमति दे दिया था कौन? 1707 में औरंगजेब मृत्यु हुआ, 1713 में, यानी औरंगजेब की मृत्यु के 6 साल के बाद अंग्रेज को आदेश मिल गया था भारत में एंट्री होने का। बस सुना। और साथ साथ मराठाओं को भी अपना वर्चस्व को पूरा करने के लिए उसको भी अनुमति दे दिया था, क्योंकि 1713 तक जो था मुग़ल काल में औरंगजेब की मृत्यु के, और 1817 में हुआ न 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। उसके बाद वैसा कोई मजबूत शासन नहीं कर पाया था। अंग्रेज हावी हो गए, मराठाओं हावी हो गए। इससे क्या हुआ, उधर झारखंड था, झारखंड पर दबाव नहीं मिल रहा था, क्योंकि इधर जो मुग़ल काल था ये बेचारा अपने ही नाश होते जा रहा था, तो वो मुग़ल वहाँ पे उतना दबाव नहीं दे रहे थे। दबाव मिलता था तो वो कर देते थे, झारखंड के क्षेत्रीय राजा दबाव मिलने पर कर देते थे, दबाव नहीं मिलता था तो कर नहीं देते थे। कौन? झारखंड के क्षेत्रीय राजा। तो अभी तो इधर बेचारा जो देख ही रहे हैं आप कि मुग़ल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दबाव जाना कम हो गया, क्योंकि यहाँ खुद ही मुग़ल काल का जो अस्तित्व खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। इन्हें अंग्रेज एंट्री मार गए हैं, इन्हें इधर देख रहे हैं कि मराठाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। ले तो फिर अब मुग़ल काल ख़त्म होते जा रहा है। औरंगजेब के बाद कहाँ कोई ऐसा शासक बना, वैसा कोई शासक ही नहीं बन पाया जो मजबूत के साथ नेतृत्व करे, नहीं बन पाया, जिस वजह से अंग्रेज हावी हो गए और मराठाओं हावी हो गए। उसके बाद फिर हमको मुग़ल, अंग्रेज जब आए और मराठाओं आए, उसके बाद तो मुग़ल का खात्मा होते गया। तब कुछ समय के बाद मराठाओं ने अपना वर्चस्व को पूरा करने के लिए झारखंड पर उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू किया। कई क्रांतियाँ हुआ मराठाओं और झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं के बीच में हुआ। 1841 से 1881 तक, न 1803 तक, न 1741 से लेकर 1803 तक मराठाओं ने पूरा संघर्ष किया झारखंडियों के क्षेत्रीय राजाओं से। 1741 से 1803 तक। 1803 के बाद आदेश तो दोनों को मिला था ना, आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फारूक सियर 1713 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद फारूक सियर राजा बने। फारूक सियर राजा बने चौथा नंबर पे। 1707 के बाद एक राजा बने, फिर राजा बने, फिर उसके बाद 1713 में फारूक सियर बने। 1713 में फिर वो अनुमति दे दी किसको, अंग्रेज को, मराठाओं को, और दोनों अपना विस्तार को बढ़ा रहे थे। और इधर मुग़ल काल का ख़त्म हो रहा था, अंग्रेज विस्तार बढ़ रहा था, मराठाओं का विस्तार हो रहा था। इसी समय मराठाओं ने पूरा 1741 से लेकर 1803 तक पूरा झारखंड पर आक्रमण किए, पूरा तरह से विस्तार बढ़ाएं। लेकिन उसी समय एंट्री हो गई किसका, अंग्रेज का। अंग्रेज एंट्री हुआ तो अंग्रेज के सामने मराठाओं को चला नहीं, मराठाओं पीछे हट गए और अंग्रेज फिर धावा बोल दिए। अब क्षेत्रीय राजा, झारखंडी क्षेत्रीय राजा अभी हाल फिलहाल मराठाओं से लड़ रहे थे, फिर लड़ना शुरू गए किससे, अंग्रेज से। तो मराठाओं से जब लड़ रहे थे क्षेत्रीय राजा तो कमज़ोर हो गए थे, और इधर से और अंग्रेज से लड़ना पड़ गया था। इधर तो कमज़ोर हो ही गए थे और इधर लड़ना पड़ रहा है, तो बताइए फिर कितना संघर्ष करेगा झारखंड के क्षेत्रीय राजा। अभी मराठाओं से लड़े 1803 तक, इधर फिर झारखंड में एंट्री किसका हो गया, अंग्रेज का। क्योंकि फारूक सियर जो थे मराठाओं को भी अनुमति दिए थे, अंग्रेज को भी अनुमति दिए थे 1713 में। अब वो दोनों आज अपने वर्चस्व को पूरा करने के लिए पूरा भारतवर्ष में विस्तार को बढ़ा रहा था। अंग्रेजी विस्तार बढ़ा रहा था, मराठाओं का विस्तार बढ़ रहा था। अब झारखंड का संघर्ष अब मराठाओं के साथ 1803 तक हुआ। उसके बाद किसके साथ संघर्ष हो गया, उसके बाद 1803 के बाद फिर अंग्रेज के साथ संघर्ष हो गया। अंग्रेज के साथ संघर्ष हुआ तो मराठाओं पीछे हट गए, मराठाओं अंग्रेज से लड़ नहीं पाए, मराठा पीछे हट गए। फिर वहाँ क्षेत्रीय राजा झारखंड के वो लड़ना शुरू कर दिए, यानी कि झारखंड के क्षेत्रीय राजा को लड़ाई किससे शुरू हो गई, अंग्रेज से। उसी समय बहुत सारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी हमारे संथाल हुल, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह हुआ 1855 में, 56 तक हुआ। मुंडा उलगुलाव बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ 1899 से 1900 तक चला। यानी कि हमारा क्षेत्रीय, यानी मान के चलिए कि 70 साल तक जब अंग्रेज घुसा तो 70 साल तक वो कमांड किया
उसको बढ़िया से मतलब कंट्रोल लाने के लिए झारखंड को 70 साल तक संघर्ष किया। यानी अब 70 साल तक हम झारखंड के क्षेत्रीय राजा संघर्ष किए, लड़ते रहे किससे? अंग्रेज से। उसके बाद फिर बात आता है 1857 की क्रांति में भी अब आज़ादी का स्वतंत्र राष्ट्रवाद की भावना आया झारखंड के साथ। तो अब अंग्रेज तो पूरी कब्जा कर ही लिए थे। उसके बाद सब जगह अंग्रेज छा गए थे। अंग्रेज का सब न्यू टेक्नोलॉजी पर लड़ाई हो रहा था। हम लोग की लड़ाई तो चल रहा था घोड़ा गाड़ी और एथी पर, हाथी पर। तो ये सब ऐसे राजा लड़ता। उस समय टेक्नोलॉजी हम लोग पास था नहीं था। अंग्रेज पूरा भारतवर्ष में शासन चलाना शुरू कर दिए। न्यू टेक्नोलॉजी से पूरा बंदूक बम बारूद से पूरा भारतवर्ष में कब्जा कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर राष्ट्रवाद की भावनाओं को माना। झारखंड को ही नहीं, पूरा भारतवर्ष में हम लोग मतलब आज़ादी के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न किया। और हम लोग फिर 1857 की क्रांति में भाग लिए। लेकिन 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाया। हम लोग भारत आज़ाद नहीं कर पाए। अगर भारत आज़ाद होता तो अंग्रेज भाग जाता। नहीं हो पाया। तो उस समय झारखंड के संघर्ष, झारखंड के 20 स्वतंत्रता संग्राम लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था 1857 में। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अंग्रेज ने दबा दिया इसको। फिर हम लोगों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ। उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। 50 जो कांग्रेस की स्थापना हुआ उसका सर्वश्रेष्ठ मानता जाता है ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुआ। उसके बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुआ उसमें भी झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कांग्रेस की स्थापना जब हुआ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस दल बल में बैठ के काम किया। झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं ने बैठ के काम किया, क्या नहीं सो। उसके बाद फिर हुआ कि आज़ादी के लेकर के चर्चा लंबा चलता 1947 में फिर जा कर के जब भारत आज़ाद हुआ उस समय झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं को भी आज़ादी मतलब मिला। उस समय क्षेत्रीय राजाओं को भी आज़ादी मतलब मान के चलिए क्षेत्रीय राजाओं मतलब उस समय तो राजा, उस समय वहाँ के झारखंड के लोगों को भी आज़ादी मिला। बहुत सारे चीज़ों से आज़ादी मिला। तो इस तरह से क्या हुआ कि आज़ादी मिलने से पहले एक बात तो याद है कि झारखंड के लोगों ने 1885 में भाग लिया था। यानी 1885 में ये कांग्रेस स्थापना में भाग लिया था। स्थापना के बाद बहुत सारे आंदोलन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन, उसमें भी भाग लिया झारखंड के लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें भी भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन उसमें भी भाग लिया। यानी कि इतना सारा संघर्ष झारखंडी लोगों ने भी संघर्ष किया। ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पूर्ण रूप से झारखंड तो नहीं था, यह बिहार का हिस्सा था। दक्षिण बिहार का नाम से इसको जाना जाता था। फिर झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बनाया गया बिहार से अलग, बिहार से काट के एक अलग राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया, तब झारखंड बना। इसमें कई राजनीतिक झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे नेताओं को, झारखंडी नेताओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है झारखंड का परिचय। झारखंड का जो नामकरण जो है अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।